हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी। अब हम लोग यहाँ से आपको एक बात बता देते हैं कि एफएलटी शुरू की है। एफएलटी एक आप लोगों की हो चुकी है। हम 10 यूनिट के मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं और ये अब कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। मैंने पूरे जुलाई के महीने में लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखने वाले हैं ना। पर डे आपको ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक। तो ये आपकी 2 अगस्त को पेपर है, तब तक ये कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। इसके सारे पीवाईक्यूज जो अदर स्टेट, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, सेट इसमें पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो हम लोग ले रहे हैं। इसमें मिक्स करके हमने बना लिया है। तो एफएलटी जो है आपको ये सेकंड है और ये कंटिन्यू रहेगी कब तक? 30 तारीख तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ कोर्स की। ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट, सेट और एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो इसकी जो ऑफर प्राइस है, वो कोर्स की प्राइस अभी अगर आप परचेस करते हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 2000 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो अभी आप इस कोर्स को 2000 प्लस जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। एक प्राइस में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं, नेट, सेट और एपी तीनों मिल रहे हैं। साथ ही आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा इसमें, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए हम लोग। तो पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग कोष का प्रतिनिधित्व करता है और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि राज्य का कौन सा अंग जो है वो यहाँ पर ट्रेजरी को रिप्रेजेंट करता है और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी आपने बड़ी सुनी होगी। तो वो राज्य के 7 अंग बताते हैं ना, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है के अंतर्गत आता है, ट्रेजरी के अंतर्गत, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, अमात्य, मुख, दुर्ग और धन, या कोष भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए भाई? इसका आंसर रहेगा मुख, ठीक है। माने उन्होंने कोष को, यहाँ पर एक बात समझना है कि उन्होंने कोष को यहाँ पर क्या कहा? कोष को उन्होंने कहा है राज्य रूपी जो शरीर है उसके मुख से उसकी तुलना की है। तो कौटिल्य ने ये जो राज्य है के अंग जो है वो 7 बताए, पर जैसे मानव शरीर के अंग होते हैं वैसे उन्होंने यहाँ पर राज्य की तुलना भी मानव शरीर से की है और कहा कि कोष जो है मुख के समान है। अर्थ है राज्य को संचालन और उसे जीवित रखने के लिए वित्त का मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे देखें। तो सेकंड प्रश्न देखिएगा। सेकंड प्रश्न है हमारे पास में, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, ये विचार का समर्थन किसने किया, ये बताना है आपको। तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। जे स्मिथ, आर एस टोनिंग, रॉबर्ट नोजिक या इसा बल्ले? बताओ भाई, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के जो है पूरक है। आंसर रहेगा आरिस्टोनिक। आरिस्टोनिक ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना स्वतंत्रता वंचित वर्गों के लिए निरर्थक हो जाती है, इसलिए दोनों अवधारणा क्या एक दूसरे की पूरक और सहायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है? तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर अमेरिका के संविधान से लिए, ये भी याद रखिएगा। तो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से दिया है और ये किस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को मिलता है ये बताना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? हमारी न्यायपालिका की संसद के कानूनों की और सरकार के कार्यों की जांच करने की शक्ति कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं, तो हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपको आर्टिकल दिए गए, आपको सही आंसर बताना है। इनमें से आर्टिकल है 32 एंड 13, 45, 72, 108। का आंसर रहेगा 32 और 13 से मिलती है ना। 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और 13 यहाँ पर जो है एक तरह से हम लोग कह सकते कुछ प्रतिबंध लगाता है कानून निर्माण की शक्ति पर संसद पे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है। अभी आपका जो मतलब पेपर हुआ है 12 तारीख को, ठीक है, उस 12 तारीख के पेपर में भी ये प्रश्न फर्स्ट पार्ट में पूछा जा चुका है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ भी ये प्रश्न आ रहे हैं, भी याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट में भी एमपी वाला पोर्शन में आ जाता है, ये एमपी पॉलिटी अपने भी है पॉलिटिकल साइंस में और उधर भी काम आएगा। तो बताइए मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे जो है सचिवालय उसका प्रमुख अधिकारी है। तो मध्य प्रदेश सचिवालय का जो मुखिया होता है उसको मुख्य सचिव बोलते हैं, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। जिसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा।
ठीक है, और वह राज्य के प्रशासन का मुखिया है और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी है, सचिवों का मतलब जो है प्रधान है वो, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है? तो आपको पता है वेबर जो है, वेबर ने एक नौकरशाही सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत की एक विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है। हायरार्की, डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत संबंध या फिर नियमों की प्रधानता, क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका सही आंसर रहेगा व्यक्तिगत संबंध। तो वेबर के नौकरशाही मॉडल में अव्यक्तिगत संबंध और नियम कड़े लिखित पालन पर बल दिया गया है। पक्षपात से बचने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों का कोई स्थान नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपको पता है गुटनिरपेक्षता की एक नीति लेके आए थे हम। जो पूंजीवादी देश थे, अमेरिका जो उनके समर्थक देश, उस साइड हमें नहीं जाना था, ना रूस जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था उस साइड नहीं, हम दोनों से अच्छे संबंध बनाकर काम कर रहे थे, इसी को हमने नाम दिया था गुट निरपेक्षता की नीति। ये कहां से आई थी, शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा पंडित। यहाँ पर जो है जनरली आप लोगों को लगता है कि इसको फेमस बनाने वाले व्यक्ति जो है वो पंडित नेहरू थे, पर ये शब्द सबसे पहले किया था वीके कृष्ण। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था वीके कृष्ण मेनन द्वारा। उन्होंने यूएन यूनाइटेड नेशन भाषण दिया था, उसमें शब्द पहले यूज किया। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चल आगे बढ़े फिर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नवीन लोक प्रशासन के विकास का संबंध मुख्य रूप से किस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास का संबंध मुख्य रूप से किस सम्मेलन से जुड़ा है? फिलाडेल्फिया सम्मेलन, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस, शिकागो सम्मेलन, वॉशिंगटन सम्मेलन। का आंसर रहेगा मिन्नोब्रुक कन्वेंशन, जो 1968 में व्हाइट वाल्डो की अध्यक्षता में पहला सम्मेलन हुआ था। और यहाँ राजनीति प्रशासन के विभाजन की बात की गई थी और नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को जन्म दिया गया। मतलब पहले जो था राजनीति प्रशासन के द्विभाजन की बात चलती थी, खत्म कर दिया गया और इसके एकीकरण की बात की गई और इसी को नाम पड़ा नवलोक प्रशासन। मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी दो में है, ये पहले वाले की बात कर रहे 68 में पहला हुआ था ना, और दूसरा 88 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का पीछे रीजंस क्या है? पहला ऑप्शन है पुलिस राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सैन्य राज्य, या डी साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर रहेगा कल्याणकारी राज्य। तो हमने भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत यहाँ पर डीपीएसपी शामिल किए हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, मॉर्गन थ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अंतिम और प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो मॉर्गन थ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रथम और अंतिम लक्ष्य क्या होता है ये बताना है। विश्व शांति, राष्ट्रीय हित और शक्ति, मानव अधिकार, या फिर आर्थिक सहयोग। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर राष्ट्रीय हित और शक्ति। तो मॉर्गन थ्यू का कहना था कि राजनीतिक यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य चालक है शक्ति। हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का संचालन करता है अपने हितों को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने, अपनी शक्ति को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर की को किस समिति ने विकास प्रशासन के कार्यों से अलग करने की सिफारिश की ताकि वे केवल कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सके? मैंने आपको बताना कि किस समिति ने कहा था कि भाई कलेक्टर साहब को हमें यहाँ पर जो है विकास कार्यों से दूर रखना चाहिए, उनका काम सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करना होना चाहिए। ऑप्शन से प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर सरकारी आयोग। तो इसका आंसर रहेगा प्रशासनिक सुधार आयोग। उसी ने सुझाव दिया था कि विकास संबंधी कार्य पंचायती राज संस्थाएं या तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं जो होते हैं पंचायतों के, उनको देना चाहिए, कलेक्टर सिर्फ कानून व्यवस्था और राजस्व का कार्य करे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ी हुई है से शुद्ध व्यवहारवाद से अलग करती है? तब आपको बताना है कौन से है तो उत्तर व्यवहारवाद से जुड़ी है और जो इसे किससे अलग कर रही है? शुद्ध व्यवहारवाद से। ऑप्शन है केवल तकनीकी शुद्धता, बी कर्म और प्रासंगिकता, सी
मूल्य और अध्ययन और ही है पूरी तरह से परंपरावाद। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा कर्म और प्रासंगिक। डेविड स्टर्न ने स्वयं व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए स्वीकार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की दो मेन पिलर थे, प्रासंगिकता और कर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जो टीपीएस के अंतर्गत आता है? अब ये प्रश्न आपको पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्द यहाँ पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली मध्य प्रदेश में, भी बंगाल में भी लागू करने की तैयारी है। सबसे पहले गोवा में तो चली रही थी अंग्रेजों के जमाने से, उत्तराखंड फिर पहले लागू करने वाला राज्य, फिर असम में। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये किस आर्टिकल के थ्रू लागू की जाती है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, 48, 50 का आंसर रहेगा बी। आर्टिकल 44 में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों का निर्माण। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो आपको बताना कि उमा भारती जो थी वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। आपको पता ही है इसका आंसर, भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, एक जब यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री बनी उमा भारती है ना 2003 में, तो फिर उसके कुछ समय बाद वो एक मामला हुआ था, झंडा कांड का एक मामला था, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, फिर खुद की एक पार्टी बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, बाद में उसका विलय बीजेपी में कर दिया, तो वो भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नौकरशाही का एक ऐसा प्रशासनिक संगठन है, नौकरशाही के ऐसा प्रशासनिक संगठन गलतियों से कर अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो नौकरशाही एक ऐसा प्रशासनिक संगठन है जो गलतियों से अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट का ये बताना है। मैक्स वेबर, मिशेल क्रोजियर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मार्टिन। का आंसर है मिशेल क्रोजियर। फ्रांसीसी समाजशास्त्री द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन, उसमें नौकरशाही के अत्यंत कठोर, लकीर के फकीर और रूढ़िवादी स्वरूप की आलोचना की। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने का दायित्व किसका होता है? तो आपको बताना है कि ग्राम सभा की बैठकें बुलाने का दायित्व किसका है, ये बताना है। ऑप्शन, जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का अनुविभागीय अधिकारी। तो इसका आंसर रहेगा सरपंच और सचिव। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्ष में निर्धारित समय पर या अवसरों पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना है। 4 बैठक बुलाई जाती है मध्य प्रदेश में साल में, यह ध्यान रखना है। और ये सरपंच, ग्राम पंचायत के सचिव दोनों के। अगला, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक वैचारिक प्रभाव के कुशल मिश्रण स्मार्ट पावर का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है स्मार्ट पावर की अवधारणा किसने? हंस मॉर्गन, नाई, केनेथ वॉल्ट्ज और जॉन मीयरशाइमर। आंसर जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने सॉफ्टवेयर शब्द दिया था, बाद में उन्होंने तर्क दिया कि समकालीन विदेश सफलता केवल सैन्य बल या केवल आकर्षण काफी नहीं, बल्कि दोनों का बैलेंस यूज। मध्य प्रदेश में सचिवालय का मुख्य और प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो सचिवालय है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, ये बताना है। अच्छा, सचिवालय का प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव। ठीक है, सचिवालय सभी सचिवों के जो मतलब एक तरह से सभी विभागों का जो ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसको सचिवालय कह सकते हैं। ऑप्शन है, कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करना, नीतियों योजनाओं का निर्माण करना, न्यायिक विवादों का निपटारा करना, बजट का प्रत्यक्ष वितरण। आंसर रहेगा नीतियों व योजनाओं का निर्माण करना। तो सचिवालय एक शीर्ष नीतिमाता निकाय है, तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को सलाह देता है राज्य की नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन करना। अच्छा, क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर ध्यान रखना निदेशालय होते हैं, सहयोग, डायरेक्टोरेट जिसको आप बोलते हैं। तो ये नीतियों का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है निदेशालय। अगला प्रश्न देखिएगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है, यह वैचारिक दृष्टिकोण किस समकालीन विचारक से जुड़ा है? तो ये किसका? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम और सर्वोच्च, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग, एंटोनियो ग्राम्शी। आंसर रहेगा लेनिन। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था में तर्क दिया था। और उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद अपने घरेलू बाजार से आगे बढ़कर कच्चे माल और नए बाजार की तलाश में देशों को उपनिवेश बनाते हैं, जो पूंजीवाद का क्या है, चरम रूप। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग को किस वर्ष पहली बार एक सदस्यीय निकाय से बहुसदस्यीय निकाय में परिवर्तित किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारा चुनाव आयोग जो था वो पहले एक सदस्य था, उसको बहुसदस्यीय कब बनाया गया। देखिए, हमारे चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई है 25 जनवरी 1950 को हुई है ना। भारत निर्वाचन आयोग कब बना? 25 जनवरी 1950, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस बना। अब ये 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्य, और 89 से लेकर 90 तक ये हो गया 3 सदस्य, माने बहुसदस्य। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसकी मदद के लिए 2, फिर 90 से 93 वापस ये एक सदस्य, और फिर से 93 से निरंतर ये कैसा है, बहुसदस्य, 3 सदस्य। इसका आंसर रहेगा 1980। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के संदर्भ में जो समूह बना था, भारत के साथ और कौन से देश शामिल है जो स्थायी सदस्यता का दावा करते हैं? आपको पता हो तो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है ना। और भारत और कुछ और देश हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया G4, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो आपको बताना है भारत के अलावा G4 में कौन कौन आता है? जापान, जर्मनी, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, नाइजीरिया और दक्षिण क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जापान, जर्मनी, ब्राजील। ठीक है, तो ये इन देशों का समूह है। अगला है, राजनीति विज्ञान के पतन और पुनरुत्थान के विवाद के बीच कारक को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के पतन और पुनरुत्थान के विवाद के बीच कारक को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबन, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट डहल। का आंसर है जॉन रॉल्स। उन्होंने व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कही थी, और जॉन रॉल्स ने ही 1971 में अपनी एक जो पुस्तक थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें राजनीतिक आधारित विमर्श द्वारा जीवित कर इसका पुनरुत्थान। आपको बताना भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा और कब पेश किया गया था? तो आपको बताना कि उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था संविधान में, कब आया था और किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 30 अगस्त 1941, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940, वल्लभ भाई पटेल 22 जनवरी 19। इसका आंसर रहेगा पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और ये एक्सेप्ट हुआ है 22 जनवरी 1900। स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया 22 जनवरी, यही जाके आगे जाके प्रस्तावना में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है यथार्थवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले विचारक कौन है? हंस मार्गेंथ्यू, मार्टिन कॉपलैन, केनेथ वॉल्स, वुड्रो विल्सन। आंसर है मार्टिन कॉपलैन। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करके सिद्धांत दिया था, सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए 6 अमूर्त मॉडल की व्याख्या। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, जो भारत की विधि का मुख्य आधार है? ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था पंचशील। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के एक प्रधानमंत्री रहे चाओ एन लाई, इन दोनों ने इस पर साइन किए थे। कब किए थे ये बताना है, 1950, 1954, 62 या 47? का आंसर रहेगा 1954। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने या भंग करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपको बताना है कि राज्यपाल आर्टिकल के तहत राज्य विधानसभा का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है या फिर विधानसभा भंग करता है। 153, 164, 174 और 213। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 174। आर्टिकल राज्यपाल को शक्ति देता है कि वह राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुला सकता है। ठीक है। एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद या न्यू या रेडिकल ह्यूमनिज्म का केंद्रीय विचार क्या है? तो आपको बताना है कि एम.एन. रॉय द्वारा जो प्रतिपादित नव मानववाद है उसका मेन थॉट क्या है? राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च बनाना, मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या राष्ट्रवाद भावना। इसका आंसर रहेगा मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा। ठीक है। उन्होंने मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद दोनों की आलोचना की और मनुष्य को ही मेन माना, मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तार्किकता पर अत्यधिक बल दिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वैचारिक प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको बताना है कौन सी प्रवृत्ति राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है। पहला आदर्शवाद, बी अति व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद, इतिहासवाद या डी समुदायवाद। आंसर रहेगा अति व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद। ठीक है। उन्होंने व्यवहार और प्रत्यक्षवाद के अतिरिक्त प्रभाव के कारण राजनीति विज्ञान में केवल सांख्यिकी, तथ्य और वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर दिया जाने लगा और मूल्यों की व्याख्या की गई। ठीक है। इसे ही डेविड ईस्टन कोबर्न ने क्या कहा? राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण को मुख्य रूप से उदारवादी चरण के रूप में माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण को उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1885 से 1905, 1905 से 1939 और 1887 से 1885। का आंसर रहेगा ए 1885 से 1905। ये चरण ऐसा था जिसको उदारवादी चरण कहते हैं। दौरान दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का प्रभाव था। तो प्रार्थना पत्र, संवैधानिक साधनों के द्वारा अपनी बात रखने में। अगला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1955 में पश्चिमी देशों ने नाटो संगठन के जवाब में सोवियत संघ द्वारा कौन सा संगठन या समझौता किया गया था? देखिए, रूस का जो साम्यवाद था उससे ये पश्चिमी देश डरे हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक संगठन बनाया था नाटो 1955 में। अब यहाँ पर जो साम्यवादी देश थे उन्होंने भी उसके अगेंस्ट एक सैन्य समझौता कर लिया था। आपको बताना कौन सा? टीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट या फिर कॉमकॉन। का आंसर है वार्सा पैक्ट। तो सोवियत संघ और उसके कम्युनिस्ट देशों ने 1955 में वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जो नाटो के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, अंबेडकर द्वारा 1936 में किस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना था? तो श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पार्टी की स्थापना की। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहिष्कृत हितग्राही सभा। बताओ का आंसर है ना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट वह है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1916 में आयोजित लखनऊ समझौते का मुख्य महत्व क्या था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था उसका महत्व क्या था? लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसका महत्व क्यों? पहला, कांग्रेस के दो दलों में विभाजन। ये साथ में सूरत के सम्मेलन हुआ था, सूरत विभाजन बोलते। तो आंसर नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत और डी पूर्ण स्वराज की मांग। आंसर होगा बी। कांग्रेस के जो दो धड़े थे उसमें भी यहाँ पर जो है आपस में विलय हो गया था, गरम दल नरम दल, और देन मुस्लिम लीग आपस में समझौता कर लिया था। राज्य विधानसभा चुनाव में यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकार बनाने या सबसे बड़े दल को आमंत्रित करने का विवेकाधीन अधिकार किसे प्राप्त है? इसका मतलब ये कि अगर चुनाव के बाद राज्य में एक मिनट
तो आपको बताना है कि चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को मान लेते बहुमत नहीं मिला है, तो ये शक्ति किसके पास है कि मतलब जो है यहाँ पर स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को या सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ये विवेकाधीन शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त या फिर विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष? आंसर रहेगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का, लोक नीति के विश्लेषण में इंक्रीमेंटलिज्म और देन वृद्धिवादी मॉडल जो है इसका प्रतिपादन किस था, जिसे मॉडलिंग भी कहा जाता है? तो आपको बताना पब्लिक पॉलिसी के एनालिसिस में आपको यहाँ पर वृद्धिवादी मॉडल किसने दिया था, तो हम लोग यहाँ पर मॉडलिंग थ्रू भी हैं। ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स लिंडब्लॉम, थॉमस डाई, डेविड स्टर्न। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके आंसर इसका सही क्या रहेगा? सही आंसर रहने वाला चार्ल्स लिंडब्लॉम। ठीक है, लिंडब्लॉम ने अपने पुस्तक द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में ये मॉडल दिया था। उनके अनुसार नीति निर्माता पूरी तरह से नई नीतियां नहीं बनाते, बल्कि वही मौजूदा नीतियों में ही छोटे बदलाव या आंशिक संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्ड वॉर के बाद की वैश्विक राजनीति की व्याख्या करने के लिए सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत किसने? तो आपको बताना है कोल्ड वॉर के बाद वैश्विक राजनीति की व्याख्या करने के लिए सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल पे हंटिंगटन, जोसेफ नाई, जॉन मीयरसाइमर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है बी, सैमुअल पे हंटिंगटन। उन्होंने तर्क दिया था कि शीत युद्ध के बाद वैश्विक संघर्षों का मुख्य कारण वैचारिक या आर्थिक नहीं था, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों व सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक भिन्नताएं संघर्ष का मुख्य केंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए किस प्रकार के संवैधानिक दर्जे की मांग की गई? तो आपको पता 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। इसमें किस प्रकार के जो है भारत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, बी डोमिनियन स्टेट या फिर अधिराज्य का दर्जा, एकात्मक शासन व्यवस्था, या डी संरक्षित राज्य। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? डोमिनियन स्टेट। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, वहां से फिर पूर्ण स्वराज की मांग आती है। उससे पहले तो हम डोमिनियन स्टेट ही मांग रहे थे। तो याद रखना साइमन कमीशन के विरोध में यहाँ पर जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी और इसमें हमने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। तब बाद में सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने विरोध करके पूर्ण स्वराज की मांग। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति मिल गई, जिसे बाद में भारतीय के इस संविधान संशोधन के थ्रू संसद को मौलिक अधिकारों में और अन्य चीजों में संशोधन करने का अधिकार मिला, बट बाद में इसको कोर्ट में चैलेंज हुआ। किस केस के थ्रू? केशवानंद भारती केस 1973। 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 25वां या 39वां? आंसर है 42वां। 42वें संविधान संशोधन में ही बोला गया था कि संसद मौलिक अधिकार से ही संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है मूल ढांचे के सिद्धांत का, कि कर सकती है बट मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगला, भारतीय राजनीति के संदर्भ में गठबंधन युग का वास्तविक और स्थायी प्रारंभ राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के आम चुनाव से हुआ? तो आपको बताना है भारतीय राजनीति में गठबंधन युग कब से प्रारंभ हुआ, किस वर्ष के चुनाव के पश्चात गठबंधन युग प्रारंभ हो गया? 1977, 1989, 1996, 1999? का आंसर रहेगा 1989। क्योंकि देखिए पहला गठबंधन प्रयोग 1977 में जनता पार्टी के रूप में हुआ था, लेकिन आपस में पार्टियां मिल गई थी, विलय कर लिया था। तो बहुत सारी पार्टियां मिली, उन्होंने विलय कर लिया था, तो गठबंधन ही था, आपस में सब एक ही पार्टी बन गई थी जनता पार्टी के नाम से उस समय विलय करके। बट 1989 में जब चुनाव हुआ उसके बाद किसी को जब बहुमत नहीं मिला तो यहाँ पर गठबंधन बना और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो तभी से हमारे गठबंधन सिस्टम शुरू होता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजनीतिक
शासन के तहत दो तलवारों के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से प्रतिपादित करने वाले पोप कौन थे? दो तलवारों के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पोप कौन थे, बताना है। पोप गेलेसियस प्रथम, पोप ग्रेगरी सप्तम, पोप इनोसेंट तृतीय और पोप बोनिफस अष्टम। आंसर रहेगा पोप गेलेसियस प्रथम। उन्होंने इस सिद्धांत को पत्र के माध्यम से राजा को भेजा था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने संसार संचालन के लिए दो शक्तियां बनाई है, चर्च और देन राजा। चर्च आध्यात्मिक शक्तियों वाला है और लौकिक के लिए राजा। दोनों अपने में स्वतंत्र हैं, परंतु आध्यात्मिक स्थान सत्ता का स्थान उच्च है, माने चर्च राज्य को नियंत्रित करेगा। अगला प्रश्न देखो, आमंड और पावेल के राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार हित प्रकटीकरण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ट्रस्ट आर्टिकुलेशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी? क्या रहेगा इसका आंसर? दबाव समूह द्वारा ना, तो इसका आंसर रहेगा दबाव समूह। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लोक नीति के किस प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना, लाडली बहना योजना के तहत दी जा रही जो राशि है वो किस प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत आती है? उन 2023 में शुरू की थी। औद्योगिक विनियमन, महिला सशक्तिकरण व आर्थिक समावेशन, पर्यावरण संरक्षण या नागरिक सुरक्षा? का आंसर रहेगा महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन। अभी हम 1500 रुपए प्रति माह की मदद कर रहे हैं, याद रखिए। और 2023 का प्रारंभ। नेक्स्ट, अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के सिद्धांत को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक या धार्मिक राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद या संकुचित राष्ट्रवाद? तो इसका आंसर है आध्यात्मिक या धार्मिक राष्ट्रवाद। अरविंदो ने राष्ट्रवाद को केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं माना, बल्कि धार्मिक संघ और आध्यात्मिक मत में कहा। उन्होंने भारत माता की अवधारणा को दिव्य शक्ति, स्वतंत्रता को ईश्वर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन को 74 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दृढ़ करने के लिए कौन सा राज्य अधिनियम लागू किया? तो मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन सा अधिनियम लागू किया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 93, बी मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1960 व मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 56 संशोधन, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति 98 और लास्ट मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय वित्त 2001। आंसर रहेगा बी मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 56 संशोधित। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया द्वारा जो प्रतिपादित चौखंबा राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत शासन के 4 स्तंभों में, तो आपको पता है राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य का सिद्धांत दिया था। उन 4 खंभों में से कौन सा एक शामिल नहीं बताना है? ग्राम, मंडल, प्रांत या सेना? का आंसर रहेगा सेना। सेना नहीं है। उन्होंने 4 कौन से बताए? ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। ये 4 होने चाहिए सत्ता के केंद्र। बस सैन्य केंद्रीकरण के विरोधी और सत्ता को पंचायती राज के माध्यम से निचले स्तर पर ले जाने के पक्ष थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समर्थक आप कह सकते हैं। थॉमस हील ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार निम्नलिखित में से क्या है? टीएच ग्रीन के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार निम्नलिखित क्या है? केवल बल या सैन्य शक्ति, डी इच्छा ना कि बल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर देन डिवाइन विल? का आंसर रहेगा क्या? इच्छा ना कि बल। उनका कहना भी था कि राज्य का आधार इच्छा है ना कि का मानना था कि राज्य नागरिकों की सामान्य भलाई और नैतिक विकास की सामूहिक इच्छा पर टिका होता है, ना कि केवल डंडे या जोर जबरदस्ती। अगला प्रश्न, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन शामिल नहीं था, आपको ये बताना है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एविल एलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड वेवेल? इसका आंसर रहेगा वेवेल। वेवेल नहीं थे, क्योंकि वेवेल 45 के अप्रोक्स जो है प्लान दिया था, जिसको वेवेल प्लान। ठीक है,
और इसके 3 सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे, लेकिन वो इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संगठन के प्रशासनिक सिद्धांतों के तहत नियंत्रण का क्षेत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आपको बताना है ये नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है संगठन। पहला, किसी उच्च अधिकारी के दिन काम करने वाले अधीनस्थ संख्या, बजट पर संसद का वित्तीय नियंत्रण, विभाग का भौगोलिक क्षेत्र, डी संगठन में फाइलों के आंसर रहेगा ए। नियंत्रण का क्षेत्र मतलब ये संख्या डिसाइड करना है कि एक अधिकारी अधिकतम कितने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकता है। इसका आंसर रहेगा ए। अगला है, भारत में वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत संसद की प्राक्कलन समिति कुल कितने सदस्य होते हैं और वे कहां से चुने जाते हैं? तो आपको बताना प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति कितने सदस्य कहां से चुने? देखिए, प्राक्कलन समिति केवल 30 सदस्य हैं, लोकसभा से आते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा क्या है इसमें, तो 30 को 30 लोकसभा से, आंसर केवल लोकसभा से। और यही एकमात्र समिति के सदस्य केवल लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। का कार्यकाल 1 साल का होता है। क्या करती है? सरकार के कार्यों में मितव्ययिता सुझाव देती, कैसे खर्चों में कटौती की जाए उस संबंध में सुझाव देती। आपको बताना है सार्क का सचिवालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। का सचिवालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? नई दिल्ली और 1985, काठमांडू 1985, ढाका 1980, कोलंबो। का आंसर रहेगा बी, 1985 में बना था, 8 दिसंबर 1985, और देन काठमांडू का, ठीक है। और इस पे जो बनने का जो प्रस्ताव था, चार्टर था, वो ढाका में साइन हुआ था। और इसका सचिवालय कहाँ बनाया गया? काठमांडू में, जनवरी 1987। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के सुचारू संचालन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आपको बताना है कि राज्य वित्त आयोग जो बनता है वो किस आर्टिकल के थ्रू बनता है। एक तो होता है केंद्रीय वित्त आयोग, वो 280 आर्टिकल में उसका वर्णन है। आपको ये बताना है कि राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल के थ्रू बनता है। 243 आई, के, जेड, डी या फिर जेड ई। यहाँ याद रखना है 243 आई, इसको आप याद रखिएगा। 243 आई वित्त से जुड़ा हुआ, आई मतलब इनकम, उसे याद रख लीजिएगा। के में राज्य निर्वाचन आयोग है, के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है, याद रखिएगा। जेड डी में क्या है? जिला योजना समिति, जिला नियोजन समिति, वो किस में है? जेड डी में। और ई में क्या है? महानगर नियोजन। और इस आर्टिकल के अनुसार 5 साल में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। अभी हमारे यहाँ हुआ है, और आपको ये अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, जेभान सिंह पवैया है ना। और नगरीय निकायों के लिए यही काम करता है 243 वाई आर्टिकल के। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इस कब स्वीकार किया गया आपको बताना है। इसमें अनुच्छेद है, ठीक है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 50, 5 जून 1972। आंसर रहेगा 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग। इस दिन तो संयुक्त राष्ट्र बना था और ये हमारे संविधान लागू होने की तिथि, और इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को पर्यावरण से सब। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न। भारत सरकार की विदेश नीति के तहत संचालित एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस वर्ष के आसियान भारत सम्मेलन के दौरान की गई? देखिए, पहले पीवी नरसिम्हा राव के समय एक नीति किस पॉलिसी, माने पूर्व की ओर देखो की नीति, ठीक है। इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बदलकर, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, माने
पूर्व के देशों की ओर हमें संबंधों को बढ़ाना है और यहाँ पर आर्थिक संबंध या अन्य प्रकार के संबंध थोड़ा मजबूत। तो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया है और ये उन्होंने घोषणा की थी भारत आसियान की है उसमें। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन आपको बताना है 2014 म्यांमार, 2015 मलेशिया, 2018 नई दिल्ली, 2020 वियतनाम। का आंसर रहेगा 2014 म्यांमार में जो सम्मेलन हुआ था 12वां, उसके दौरान उन्होंने यहाँ पर जो है घोषणा की एक्ट। ठीक, तो ये सीरीज आज की कंप्लीट होगी और हमारा आप लोगों को लग रहा है कि मतलब जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एफएलटीज हमने शुरू की है, टॉपिक वाइज की जगह हम लोग एफएलटीज लेके चल रहे हैं ना, तो आपको पर डे यहाँ पर सारे 10 यूनिट के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 50 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए और जिसमें हम लोग सारे यहाँ पर तैयारी आप लोगों की कंप्लीट करवाने वाले हैं। 10 यूनिट के कुछ मिक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक, और देखिएगा इसमें हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज अदर स्टेट के हो गए, यूजीसी नेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, एमपीपीएससी के, सेट के, सबके मिक्स करके लिए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचे ना, कोशिश तो यही है। ठीक है, कि पीएससी बहुत बार रिपीट भी करता प्रश्न, हमने वो भी किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से भी याद हो जाते हैं, वो भी हमने किया है। ये कह रहे कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, इसी तरह बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ और अपने कुछ सुझाव जो हैं वो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, धन्यवाद।